क्वेश्चन नंबर 17 और 18 उससे नीचे वाला 18। एक मिनट सर, आप लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया करें, वो ही दे दिया करें हमें, जो हमारा रह जाता है फिर। नहीं, रह नहीं जाता, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही 1-2 लेक्चर के बाद। तो वैसे ही आप लोग गूगल टीम्स पे तो टाइम आउट हुआ ही नहीं ना करना, हम कंप्लीट करके ही बस किया करेंगे। यहाँ पे टाइम आउट हो सर जाता है ना। गूगल मीट पे हाँ जी, खावर भाई रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पे। ये सर के जी पड़े हुए हैं। जी शुक्रिया। नहीं मैंने, मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। मैंने कोई लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किए हुए, आप सर लोगों हम को जो, कर रहे हैं अच्छा अच्छा आप कर रहे हैं साथ साथ रिकॉर्डिंग। जी सर, एक आध ही मिस होगा अब मुश्किल। ठीक है, अच्छी बात है फिर तो। वो शादेब है लड़का, वो करता है, और एक दो और हैं वो भी करते हैं, और ठीक है साथ साथ ठीक है। अपलोड कर देते ये देखें, ये जो आप 17-18 कह रहे हैं, इसका मेथड मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत आसान क्वेश्चन, मतलब मेथड वही है 100%, लेकिन ये लेंथी बहुत है जो आप क्वेश्चन कह रहे हैं ना, इस पे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको करने में। लेकिन मैं आपको मेथड इसका बता देता हूँ। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 13, वो आपके सीनियर, वो जो आपके मॉर्निंग वाले हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि सर सिर्फ मेथड हमें बता दें आपको। मैंने ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 13, ये 13 से लेकर 17 तक सेम है, ठीक है। मेथड जी इसका ये है, ये देखिएगा कि आपने इसकी रिड्यूस्ड एचिलोन फॉर्म बनानी है। रिड्यूस्ड एचिलोन फॉर्म, अगर रिड्यूस्ड एचिलोन फॉर्म, ये आपको पहले मैंने बताया हुआ है, अगर रिड्यूस्ड एचिलोन फॉर्म बनाते हुए आपका सिस्टम इस तरह से हो जाए कि जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसके, ये देखिए जैसे ये है कि इस तरफ सारे के सारे जीरो हो जाएं, ये जहां जहां पे मैं ये देखें, ये इस तरफ सारे के सारे क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं। लेकिन ये जो लाइन के उस तरफ है वहां पे जीरो ना आए, या तो सारी टोटल लाइन ही जीरो आ जाए, फिर तो वो सिस्टम जो होता है ना वो कंसिस्टेंट रहता है। लेकिन अगर ये वाले सारे जीरो हो जाएं लेकिन वो एंड वाला जो है वो जीरो ना हो, तो फिर सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। जिस तरह ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इसमें B3 है जैसे सपोज, ठीक है ना। तो इसमें ये देखें, इस तरफ सारे जीरो हो गए लेकिन B3 जीरो नहीं है, तो इसका मतलब है ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। लेकिन अगर B3 भी साथ जीरो हो जाता, यानी सारा टोटली जीरो हो जाता, फिर सिस्टम कंसिस्टेंट ही रहना था। तो ये क्वेश्चन इस तरह से है कि वो कहता है कि ये बताइएगा कि ये क्या कंडीशन बने B1 B2 या B3 की, जो भी इन्वॉल्व है, कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाए। अब उसने ये भी कहा इन क्वेश्चंस में कि अगर किसी में कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हो, अगर सिचुएशन डेवलप नहीं होती, जिस तरह के ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें देखें यहाँ पे नीचे वाले जीरो नहीं बने हैं, तो इसमें तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाए, इसमें B1 B2 की जो मर्जी वैल्यू, सिस्टम कंसिस्टेंट ही रहना है। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 15 16 है या 17 है, इनमें से मोस्ट प्रोबेबली कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जिसमें आपके जो है वो ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाए कि ये पीछे सारे इस तरह के जीरो हो जाएं, ये देखिए ये जो है, ठीक है ना। तो आगे जो है वो एंड वाला जीरो ना हो। ये मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूं। तो फिर उस सूरत में आपने कहना है कि ये सिस्टम उसी सूरत में कंसिस्टेंट होगा अगर ये एंड वाला भी जीरो, यानी ऐसे बना रहे हूं कि इधर सारे क्या बन जाए, जीरो बन जाए ऐसे, लेकिन ये जो लास्ट वाली एंट्री है ये जीरो ना हो, यानी ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो ये जीरो ना हो, तो फिर इसका मतलब है ये सिस्टम उस सूरत में कंसिस्टेंट होगा अगर ये एंड वाली एंट्री भी जीरो हो जाएगी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है। अगर आप कहते हैं तो कोई और पार्ट कर देता हूँ, ये आप 4x4 की मैट्रिक्स पकड़ लेते हैं, सिर्फ लेंथ ही दे के, आपको तो मेथड आना चाहिए, है तो वही ना। आपने रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म 4x4 की भी बनानी है, 3x3 की भी बनानी है, मेथड तो वही आपको पता है। हर रो का लीडिंग एलिमेंट जो है, नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट 1 बना के उसके ऊपर नीचे जीरो बनाने होते हैं। हाँ जी जी ठीक है सर, ओके ओके। ट्राई कीजिएगा, फिर भी अगर ना हुआ तो मैं आपको सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर सकता हूं। अगर वहां ना हो, यहाँ असल में टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ। मेथड तो आपको बता दिया मैंने। और कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे? उससे नीचे वाला 18, वो भी एक मरतबा सिर्फ बता ही दें फिर अगर। जी ये देखें, यहाँ पे 18 क्वेश्चन उसने कहा कंसिडर द मैट्रिसेस। उसने एक मैट्रिक्स ए दी है और एक मैट्रिक्स एक्स दी हुई है। शो दैट द इक्वेशन ax is equal to x कैन बी रिटन एज
वो उसमें ये है कि ये देखें ए और एक्स को आपने इकट्ठे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, और वो आंसर उसका किसके इक्वल, वो कहता है अगर वो एक्स के इक्वल पुट कर दे, ए एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स के इक्वल कर दे, तो वो कहता है उसको हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए माइनस आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, यानी इस तरह इस टाइप का होमोजीनियस इक्वेशन बन सकती है। इसके अलावा वो कहता है अगर हम इस तरह से लिख लें ए एक्स इज इक्वल टू 4x, तो फिर इसको सॉल्व करें आप लोग, ठीक है ना, तो उसमें आपने x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन x1 x2 x3 की फॉर्म में ही वो निकलेगी, ठीक है, या उसका होमोजीनियस सिस्टम बन के फिर भी वो निकल सकती है। तो ये है तो आसान ही, आप ट्राई करें, अगर नहीं है कहते हैं तो मैं अभी फौरन कर देता हूँ, बहरहाल अगर नहीं अगर आप समझते हैं कि आप लोग इसको ट्राई करके कर लेंगे तो कोशिश तो करें, ना हुआ फिर अल्टीमेटली तो वो तो मैं करा ही दूंगा। जी ठीक है सर, आप हमारा टाइम भी शॉर्ट है तो हमें आज आगे पढ़ा दें। ये 18 अगर हो गया हाँ जी, ठीक है, नहीं तो फिर आप हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, शुक्रिया। वेलकम वेलकम। अच्छा आगे जो है आगे हम लोगों ने अब स्टार्ट किया था जो वो, ये देखिए आगे मैंने 14 क्वेश्चन भी किया हुआ है, ये देखिएगा, इसमें अगर आप देखें तो 14 क्वेश्चन मैंने किया है, उसमें अगर आप देखें तो उसमें देखें ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई है नीचे, ये देखें यहाँ पे अगर आप देखें वही जो ऊपर वाले आप 17 क्वेश्चन जिसका कह रहे थे 13 में नहीं हुई थी, 14 में ये देखें ये सारी रो जीरो बन गई हैं और इधर वाली जीरो नहीं बनी, तो हम सिस्टम उस सूरत में कंसिस्टेंट होगा अगर इधर वाली भी इक्वल टू जीरो होगी, जब इधर वाली इक्वल टू जीरो होगी तो उससे हमारे पास ये वाली कंडीशन बन जाएगी कि अगर b1 2 b2 के इक्वल हो तो फिर ये सिस्टम जो है वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। ये देखिए 14 क्वेश्चन भी हुआ है बिल्कुल उसी तरह का, 13 भी ऊपर हुआ है, 13 में इस तरह की सिचुएशन ही डेवलप नहीं होती, लेकिन 14 में हो गई है। अगर इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो गई है, देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इस तरफ सारे जीरो बन जाए, ये नीचे देखिएगा, बाकी ऊपर रो ऑपरेशन करके इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने की कोशिश ही की गई है, ठीक है, और इस तरफ वाले जीरो ना हो ये जो है, तो फिर हम इनको जीरो के इक्वल पुट करके कंडीशन निकाल लेंगे, तो उससे हमारे पास ये जो है कंडीशन सामने ये देखें ये वाली बन गई है। तो इस तरह वो कहता है फिर ये कंडीशन अगर फुलफिल हो तो फिर ये सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट होगा। जी जी ठीक है सर। क्लियर है। जी सर। आगे देखें आपको उस दिन मैंने बता दिया था ना डायगोनल मैट्रिक्स का, तो जी सर, थेरी पढ़ ली थी हमने सारी। हाँ जी, आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये बता दिया था। आगे एक्सरसाइज 1.7 पे आ जाएं, इसके बहुत सारे क्वेश्चन ऑरल हैं, जैसे स्टार्ट वाले क्वेश्चन जो है वो ऑरल क्वेश्चन है और ये आसान एक्सरसाइज है, इतनी मुश्किल नहीं है, अगर आपको वो पीछे थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो फिर ये एक्सरसाइज भी आपको आसानी से आ जाएगी। वो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो है वो 2 1 और 2 इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो कह रहे हैं किस टाइप की मैट्रिसेस हैं। आप लोग देखें एक्सरसाइज 1.7, आपने इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 तक करने हैं। बल्कि शायद मैं उन्हें कहा था कि आपने सर इधर क्वेश्चन 1 से लेकर 28 तक करने हैं इसके क्वेश्चन, सॉरी 1 से लेकर 35 तक ऊपर लिखे हुए हैं, 1 to 35 तक करने हैं। ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है इसमें आपने सिर्फ ये बताना है कि ये किस टाइप की मैट्रिसेस हैं। तो पहले ये देखिए, अच्छा बताएं जी, आप लोग मुझे बताएं ये पहली मैट्रिसेस कौन सी है, डायगोनल है, लोअर ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर है, ऊपर क्वेश्चन पढ़ें या क्वेश्चन नंबर 1A जो है वो लोअर ट्रायंगुलर है। नहीं, अपर अपर ट्रायंगल। ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर, सॉरी। हाँ जी अपर ट्रायंगुलर है, और बी पार्ट, हेलो, हाँ बी पार्ट कौन सी है? ये लोअर लग रही है सर जी। हाँ बी पार्ट वाली लोअर ट्रायंगुलर है, सी पार्ट ये डायगोनल। सी पार्ट डायगोनल है। जी ठीक है, और डी पार्ट बताते जाएं। डी पार्ट अपर।
ई पार्ट जो है वो डी पार्ट, डी डी पार्ट पार्ट अपर ट्राई। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 का भी देखें जरा, अगर 2 किसी का को ये दोनों क्वेश्चन देखे ना। सर जी 2 का बी जो है वो भी अपर ही है ना? 2 का बी पार्ट। 2 का जो बी पार्ट है ये भी अपर ट्राइंगुलर है। जी ठीक। और सी पार्ट वो डायगोनल है। अच्छा अच्छा, ये अब मुझे ये बताएं कि अच्छा मैट्रिसेस जो हैं वो आपको बताया था इन्वर्टिबल कब होती है, जे डायगोनल मैट्रिक्स हो या लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, इन सब मैट्रिसेस में जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो वो डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर इनमें से कोई एक की डायगोनल एंट्री जो है वो 0 हो जाए तो फिर वो इन्वर्टिबल नहीं रहती। तो आगे देखें, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक जो है, इसमें एक तरफ डायगोनल मैट्रिक्स दी गई है, दूसरी तरफ दूसरी मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है। वो कहता है इनको आप ऑरली मल्टीप्लाई कर लें। ये देखिए सामने आपके क्वेश्चन नंबर 5 पड़ा हुआ है, ये देखें। अगर आप लेफ्ट साइड पे डायगोनल और राइट साइड पे कोई भी मैट्रिक्स हो, तो जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से। लेकिन अगर लेफ्ट साइड पे कोई और मैट्रिक्स और राइट साइड पे डायगोनल हो तो फिर ये शॉर्टकट है मल्टीप्लाई करने का, वरना तो जो मल्टीप्लाई करने का मेथड है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको ये क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा। लेकिन अगर शॉर्टकट आपको बताऊं कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स लेफ्ट साइड पे और कोई दूसरी मैट्रिक्स राइट साइड पे हो, तो फिर डायगोनल एंट्रीज जो है वो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी, फिर सेकंड कॉलम से, फिर अगर थर्ड कॉलम हुआ तो उससे। और अगर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो राइट साइड पे और दूसरी मैट्रिक्स लेफ्ट साइड पे हो, तो फिर डायगोनल एंट्रीज जो है वो पहले फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई होंगी, फिर सेकंड रो से मल्टीप्लाई होंगी, फिर थर्ड रो से, जिस तरह भी जितनी रोज या कॉलम हुए उस हिसाब से। मेरी बात समझ आई कि नहीं? ये एक शॉर्टकट है, अदरवाइज तो आपको मतलब आप लोग कर सकते हैं वैसे भी। जी जरा साइड्स वगैरह जो है ना वो दोबारा मेंशन कर दीजिएगा, देखें मैं एक तो आपको बिल्कुल बताऊं, सामने है ना हमारे। ये देखें, इधर देखें, ये देखें, ये सामने जो है ना, ये इस टाइप एक तरफ डायगोनल मैट्रिक्स है, दूसरी तरफ कोई और मैट्रिक्स है। तो इस सूरत में डायगोनल एंट्रीज जो है वो कॉलम, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी, फिर तीसरे कॉलम से, ठीक है ना। जी सर। डायगोनल एंट्रीज, मैं यहां पे लिख देता हूं मल्टीप्लाई कॉलम वाइज, यानी पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर जितने भी कॉलम हुए। और अगर इस तरह से हो कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो राइट साइड पे हो और कोई भी मैट्रिक्स लेफ्ट साइड पे हो, तो फिर डायगोनल एंट्रीज जो है ना वो रो वाइज मल्टीप्लाई होंगी, यानी पहली रो से, दूसरी रो से, तीसरी रो से। जैसा ये क्वेश्चन नंबर 5 में डायगोनल एंट्रीज जो है ना, अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें, जी सर देख रहे हैं, डायगोनल एंट्रीज ये लेफ्ट साइड पे है, डी है। ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, 5 नहीं लिखा हुआ। तो इसमें देखें ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, जी सर। 5 नहीं है, गलती से 5 लिखा गया यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर आप देखें तो इसमें डायगोनल एंट्रीज पहले पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुई हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, फिर दूसरे से मल्टीप्लाई हुए हैं। लेकिन अगर इस तरह से हो, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में देखें आप, 4 में तो डायगोनल एंट्रीज जो वो पहले फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई होंगी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, और फिर सेकंड रो से मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है ना। ठीक ठीक ठीक। अगर समझ डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स राइट साइड पे आ जाता फिर रो से मल्टीप्लाई होंगी। डी से मुराद डायगोनल एंट्रीज हैं, ये देखिए, हाँ जी जी, रो सर, से, रो से होंगी। जी और जी, अगर पहली रो, लेफ्ट साइड पे आता तो फिर मल्टीप्लाई होंगी कॉलम से। जी जी। ओके सर, थैंक यू। समझ आ गई बात की कि नहीं? तो ये जुबानी होने वाले क्वेश्चन है।
ठीक है भाई, हो जाएंगे फिर अब ये। जी सर हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक सेम है। ये देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक, तो इसमें 9th क्वेश्चन आपके सीनियर्स ने करवाया था, वो देख लें। इन सब में डायगोनल मैट्रिसेस हैं और आपने उनकी पावर फाइंड करनी है। तो मैंने आपको ऊपर मेथड बताया हुआ है कि डायगोनल एंट्रीज जो है, जब भी उसकी आपने कोई भी पावर फाइंड करनी है तो आपने डायगोनल एलिमेंट्स जो है उनकी वही पावर ले लेनी है। जैसे आपने यहाँ पे a गिवन है और आपने ये a स्क्वायर a रेज टू पावर -2 और a रेज टू पावर -k जो है ये सारे क्या करने हैं आपने फाइंड करने हैं। तो ये देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स A गिवन है, तो जब आप A स्क्वायर करेंगे तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका स्क्वायर ले लेंगे। 1/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/4, 1/9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ठीक है 1/3 का स्क्वायर 1/9 और 1 ये आ जाएगा A स्क्वायर। उसके बाद आपने क्या करना है ये A रेज़्ड पावर अगर -2 है तो वही मेथड है कि आपने डायगोनल एंट्रीज जो हैं उनका आपने हर एलिमेंट की पावर क्या ले लेनी है -2। तो जब 1/2 की पावर -2 लेंगे तो ये 4 बन जाएगा, जब 1/3 की पावर -2 लेंगे तो ये 9 बन जाएगा और ये नीचे वाला 16। समझ आई है कि नहीं? यस सर। यस सर। इसी तरह ये देखें ये जो a रेज़्ड टू पावर -k जब आपने फाइंड करना है तो जो भी डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें हर एक की पावर क्या ले लेनी है -k। तो आपको पता है 1/2 की पावर अगर -k हो तो 2 की पावर k के इक्वल होती है वो। इसी तरह 3 की पावर k और 4 की पावर k आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन हो गया। समझ आई इसकी कि नहीं? यस सर आ गई है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जी सर। आगे आप क्वेश्चन देखें 11 से लेकर जो 14 तक क्वेश्चन है। इसमें भी ये देखें प्रोडक्ट है वो कहता है इंस्पेक्शन से करें। ये डायगोनल एंट्रीज ही हैं, ये देखें ये सारी डायगोनल मैट्रिसेस हैं, यानी जुबानी करें जो आपको मेथड बताया। अगर लेफ्ट साइड से करना है तो कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर लें, अगर राइट साइड से करना है तो रो वाइज मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है ये हो जाएगा ना। वैसे भी आप इसका प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, 2 मिनट में हो जाएंगे। यस सर। हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे सर। आगे क्वेश्चन नंबर 13, ये सारे ओरल क्वेश्चन है, यानी आप जुबानी कर सकते हैं। ये कोई ऐसे सॉल्व करने वाले नहीं कि बड़े हाई फाई किस्म के, इनमें बड़ी कंप्यूटेशन इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही एनालिटिकल एबिलिटी। सिर्फ आपको रूल का पता होना चाहिए। ये देखिए कंप्यूट द इंडिकेटेड क्वांटिटी, पहली डायगोनल मैट्रिक्स है क्वेश्चन नंबर 13 में, उसमें उसकी पावर है 39। तो डायगोनल मैट्रिक्स की जो भी पावर फाइंड करनी हो आपको पता है आपने क्या करना होता है, आपने डायगोनल एलिमेंट्स की वही पावर ले लेनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आएगा, कौन बताएगा? सर ये 1 और -1 नहीं आएगा। यही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, यस सर। पता चल गया। और क्वेश्चन यस नंबर सर 14 का क्या आंसर आएगा? 1 और 1। 1 1 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आ जाएगा। यस सर। क्लियर हो गया? यस। अच्छा इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 जो है, सॉरी 15 और 16 क्वेश्चन जो है, 15 और 16 क्वेश्चन जो हैं, ठीक यस। है इनको अगर आप देखें तो ये देखें इसमें भी डायगोनल मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको बताया था लेफ्ट साइड से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनल एंट्रीज जो है वो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट से आपने कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर देनी। यस सर। राइट साइड से करेंगे तो रो वाइज मल्टीप्लाई कर देनी। हो यस जाएगा सर। कि नहीं? और ये जो जीरोज होंगे डायगोनल्स के डायगोनल एंट्रीज में, डायगोनल से ऊपर और नीचे सर जी ये स्किप हो जाएंगे ना? हाँ जी, तभी तो ये जी। शॉर्टकट निकलता है, तो सारे जीरो होते हैं। जी। समझ आ गई बात की? यस सर। आगे क्वेश्चन नंबर 17 और 18 सेम है, पढ़े जरा ये। Create a symmetric matrix by substituting appropriate numbers of x. हाँ जी, इसका मतलब यह है, ये देखें जहां जहां एक्स है वो कहता है वहां वहां पे क्या एलिमेंट्स यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाए। मैंने 17 का बी पार्ट किया हुआ है, 17 का ए बी और 18 का ए बी सब सेम क्वेश्चन है जिस तरह से ये हुआ हुआ है। वो कहता है यहाँ पे ये जो क्रॉस लगे हुए हैं या जो एक्स लिखा हुआ है इसकी जगह हम लोग क्या रिप्लेस करें कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाए। तो आपको पता है कोई भी मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस वक्त होती है अगर उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए। तो हम क्या करते हैं, हम कह लेते हैं कि चूंकि उसने क्वेश्चन में गिवन है कि ए सिमेट्रिक है, तो अगर ए सिमेट्रिक हुई तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, ए के। अब ए का ट्रांसपोज ले लें, आपको पता है ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया और फोर्थ रो को
फोर्थ कॉलम में चेंज कर दिया। ये चेंज करने के बाद किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल ही आ जाएगा। अब जब ये ए के इक्वल आ जाएगा, आपको पता है दो मैट्रिसेस जब भी इक्वल हो तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी व्हेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल तो देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। पहला पहले के 1 1 के इक्वल, तो इसका मतलब 1 आ गया। 3 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, क्रॉस के इक्वल, तो इसका मतलब है क्रॉस की जगह क्या आ जाएगा 3, यानी पहला x जो है उसकी जगह क्या आ जाएगा 3। आगे 7 जो है वो भी क्रॉस के इक्वल आ जाएगा, तो इसका मतलब है दूसरा x जो है उसकी जगह क्या आ जाएगा 7। इसी तरह जो तीसरा x है उसकी जगह भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह जो पहला x है उसकी जगह फिर 3 आ जाएगा। आगे देख लें, आपको पता चल गया ना कैसे ही आ गए हैं। यस सर, क्लियर हो गया? जी सर हो गया। अच्छा बेटा, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। नो सर। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर आगे देखें, ये फिर इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 17 और 18 सेम है बिल्कुल, ये हो जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 21 तक ये बिल्कुल सेम। इंस्पेक्शन जरा एक्सप्लेन कर दे। इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन से मुराद ये होती है कि आपने इनको सॉल्व किए बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व किए बगैर ही बता सकते हैं आप लोग। इंस्पेक्शन से मुराद यही होती है कि सिर्फ आप उसको एक नजर देखें और आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सर आगे समझ, उसने पूछा कि इनवर्टेबल है या नहीं 19 हाँ, पे। यानी यही तो बताओ पहली है कि नहीं। सर जी पूरा कॉलम 0 है, पहला। ये इन्वर्टिबल है कि नहीं? सर जी ये नहीं इन्वर्टेबल, पहला सारा कॉलम 0 है, इसका नहीं, डिटरमिनेंट इसको 0 आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इसको आपने, चूंकि ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस हैं, तो इनको आपने पूरे कॉलम या पूरी रो की बुनियाद पे नहीं देखना, आपने सिर्फ डायगोनल एंट्रीज देखनी है। वो अगर 0 डायगोनल एंट्री, जी आ रहा है, 0 डायगोनल हाँ, प्रिंसिपल। अगर डायगोनल में कोई एक एलिमेंट भी 0 आ गया तो वो इन्वर्टिबल नहीं होगी। अगर सारे नॉन 0 हुए तो फिर वो इन्वर्टिबल होगी। समझ आ गई बात की? तो इसका मतलब है कि 19 वाली इन्वर्टिबल नहीं होगी, 20 वाली इन्वर्टिबल होगी कि नहीं? होगी सर। 21 वाली 21 वाली भी इन्वर्टेबल है। और 22 वाली? उसका सर जी किताब से पहला एलिमेंट मिटा हुआ है, शायद 0 है। अगर नहीं, पहला एलिमेंट 2 है। 2 है फिर इन्वर्टेबल है। नहीं इसका इन्वर्टिबल, डिटरमिनेंट वो 0 इसका है सर जी, 0 है। 0 है ना, डायगोनल में देखो जरा। है सर जी 0। थर्ड और ये थर्ड वाली। पता चल गया भाई? जी सर चल गया पता। आगे आगे क्वेश्चन नंबर 23 और 24 देखें। find the diagonal entry of AB inspection। वो कहता है ए और बी को आपने मल्टीप्लाई करना है, और इंस्पेक्शन से मुराद ये है कि जुबानी आप बता सकते हैं कि इनकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो क्या होंगी। -3 5 और -6। सर जी यही होंगे ना? हाँ, -3 5 और -6, ठीक है, पता चल गया ना? जी सर चल गया पता। डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, वो जब डायगोनल इस तरह की मैट्रिसेस ऊपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स या लो ट्राइंगुलर मैट्रिसेस तब ऐसे होता है। अच्छा, आगे या डायगोनल मैट्रिक्स हो तब भी ऐसे ही होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 25 और 26 देखें। जी सर कर लेंगे, इसी का ट्रांसपोज लेना है और हाँ जी, इक्वल देखना है हमने दोनों साइड्स पे, और जी ए की बिल्कुल, मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी हाँ जी। हो जाएंगे कि कर दूं कोई? है। 25वां 26वां जी सर इजी है। हो जाएंगे। जी सर आगे 27वां 28वां देखें जरा। ठीक है सर जी। क्या इसका भी ट्रांसपोज ही लेना है और इक्वेशन नहीं सॉल्व नहीं करनी है। नहीं, 27 और 28 देखे वो क्या पूछ रहा है, पढ़े जरा। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच a इज इनवर्टेबल। हाँ, तो देखें, जी सर वो कह रहा है कि x की कौन सी वैल्यूज के लिए a इन्वर्टिबल होगी, तो वो तो इन्फिनिट वैल्यूज हो सकती है जिसके लिए इन्वर्टिबल हो। अगर हम x की वो वैल्यू निकाल लें जिनके लिए ये इन्वर्टिबल नहीं होगी, जिनके लिए ये इन्वर्टिबल
नहीं होगी। अब आपको पता है ये चूंकि लोड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसकी अगर डायगोनल एंट्रीज जो है वो तीनों जीरो ना हो तो फिर इसने इन्वर्टिबल होना है। तीनों ही जो है ये डायगोनल एंट्रीज है ना इसकी, अगर तीनों ही जो है ये डायगोनल एंट्रीज है ना इसकी, अगर ये तीनों ही जीरो ना होंगी तो फिर इसने इन्वर्टिबल होना है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ए इज इन्वर्टिबल इफ, यानी फर्स्ट डायगोनल एंट्री जो है इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, सेकंड डायगोनल एंट्री शुड आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, और थर्ड डायगोनल एंट्री भी जीरो नहीं होनी चाहिए। हाँ वो अगर पहली एलिमेंट x माइनस वन बाई टू जीरो ना हो तो इसका मतलब है x जो है वो वन बाई टू के इक्वल नहीं होना चाहिए, इस तरह x जो है बाई थ्री के इक्वल नहीं होना चाहिए, इस तरह x जो है वो माइनस वन बंद करो जी। कि किसी फीमेल का कैमरा ऑन है। हाँ जी चलो, तो ये देखो इसका मतलब है x जो है वन बाई टू, वन बाई थ्री और माइनस वन बाई फोर के अलावा हर वैल्यू के लिए जो है वो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगी। यानी यहाँ पे अगर वन बाई टू, वन बाई थ्री और माइनस वन बाई फोर ना हो, इनमें से कोई एक भी आ गई तो इसने इन्वर्टिबल नहीं होना। इनके अलावा ये हर वैल्यू के लिए क्या होगी, इन्वर्टिबल होगी। नीचे देखें ये लिखा हुआ है कि ए इज इन्वर्टिबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट वन बाई टू, वन बाई थ्री और माइनस वन बाई फोर। पता चला कैसे किया ये? यस सर। आगे बताएं जी। हाँ जी ये आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, इफ ए इज इनवर्टिबल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देन व्हाट कैन यू से अबाउट द डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए इनवर्स। ये 29 क्वेश्चन छोड़ दें, आगे 30 से जी भाई पढ़ लिया नमाज साहब ने? पढ़ लिया नमाज? पढ़ लिया। कर दें स्टार्ट फिर। सर एक में किसी और सर ये हमारी क्लास में एक लाइबा खान ऐड है, लेकिन ये हमारी क्लास की नहीं है, पता नहीं कौन है। इसको मैं लाइबा खालिद। लाइबा खालिद। लाइबा खालिद। अच्छा लाइबा खालिद, पता नहीं किसको शौक है लाइबा खालिद बनने का। लाइबा खालिद मुझे तो यहाँ कोई नहीं नजर आ रही। लीव कर दिया मीटिंग, खुद ही छोड़ गई है। सर आपकी ना रिकरिंग मीटिंग होती है तो आप काइंडली नई मीटिंग जो है स्टार्ट करके हमें सेंड किया करें। क्या मतलब? आपका एक ही लिंक चल रहा है। हाँ जी तो इस तरह से वो ना लिंक जो है वो लीक होने का डर होता है। नहीं कोई बात नहीं, हम अब मैंने बोला ना आज ये लास्ट क्लास है, तो उसके बाद जो है वो हम लोगों ने उस पर क्लास लिया करनी है गूगल मीट पे। गूगल मीट पे, और वैसे भी आपकी एक दो क्लास के बाद तो रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जानी है उस पे। हो सकता है कि जनवरी का लास्ट वीक हमारी क्लासेस बंद हो जाए क्योंकि नेक्स्ट पेपर एग्जाम्स आ रहे हैं। मिड टर्म के इसके सेकंड के हमारे रहते हैं, सेकंड सेमेस्टर के दोनों मिड और फाइनल। वही तो कह रहा हूँ, और इसके अलावा भी 1 फरवरी से वैसे ही क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जानी है, उसकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जानी है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इतना तो नहीं है आप इशू। चले बहरहाल हम लोग करते हैं अब स्टार्ट। अच्छा आप लोगों ने देख लिए हैं वो एक्सरसाइज 1.7 का, कोई और क्वेश्चन समझ ना हो आपने? ये तो आगे 1.5 का आपने ही लास्ट टाइम करवाया था मुझसे। सर ये 1.7 ही कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी तो 28 तो कर लिए ना, तो 29 का आपने कटवा दिया और 30th देखना है अब। हाँ जी देख लो, मैं यही कह रहा हूँ, कोई और क्वेश्चन करवाना है तो बताएं मुझसे। सर 30th जरा एक्सप्लेन कर दें कि अगर ए सिमेट्रिक है, एक
स्क्वायर मैट्रिक्स और कह रहा है बी इज एनी n क्रॉस m मैट्रिक्स देन फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर सिमेट्रिक बी ट्रांसपोज बी, ये किस तरह होगा सर जी सिमेट्रिक? वो कह रहा है कि वो कह रहा है ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है n क्रॉस n, और बी जो है ये कोई भी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर है n क्रॉस m, ठीक है ना। तो वो कह रहा है फिर ये दो प्रोडक्ट्स है ना, बी ट्रांसपोज बी और बी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, और ये सारे क्या होंगे, ये सिमेट्रिक होंगे, ठीक है ना। तो कर दूं ये क्वेश्चन? जी सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ये देखिएगा, अब ये तो फिर ये जो है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर ये 1.5 का जो क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने कराया था। तो ये देखिएगा, ये तो आपकी क्लास में किसी बच्चे ने कहा था, ये भी आप लोगों ने करवाए हुए हैं। आज तो मैंने सीनियर्स आपके जो है ना वो वाले, उनको तो आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करा दिया था मॉर्निंग वालों को, ये वाला जो है। चलें अभी मैं आपको पहले ये वाला करा दूं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे हैं, ये देखें यहीं पे करा देता हूं। वो कहता है ए जो है वो सिमेट्रिक है। गिवन क्या है? गिवन ये है कि ए जो है वो सिमेट्रिक है। अगर ए सिमेट्रिक है तो इसका मतलब है ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, और इसके अलावा उसने कहा है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो n क्रॉस n है, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ ए क्या है? n क्रॉस n है, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद बी जो है वो एनी मैट्रिक्स है, बी कोई भी एनी मैट्रिक्स है, और बी का ऑर्डर जो है, बी का ऑर्डर जो है वो क्या है? n क्रॉस m है। ऐसे ही है ना? देखें जरा। यस सर ऐसे ही है। वो पहले कहता है ये प्रूव करो कि बी ट्रांसपोज बी जो है वो सिमेट्रिक होगा, यानी हमने चेक करना है कि बी को बी ट्रांसपोज से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो जब बी ट्रांसपोज को हम लोग बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली पहले तो ये देखें कि बी के ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या आएगा। पहले तो हम ये चेक करेंगे ये मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं कि नहीं। बी के ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या आएगा, ये देखिएगा। आता है तो ऑर्डर वो जाता है, ये आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो बी ट्रांसपोज और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इनका ऑर्डर क्या आएगा? जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर आएगा m क्रॉस m। लेकिन हमने तो इसको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो अब अगर इसको ये चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे? आपको पता है कोई भी मैट्रिक्स जो है वो उस वक्त सिमेट्रिक होती है जब उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए, ठीक है ना। तो ये देखें, हम बी ट्रांसपोज बी जो है ये एक मैट्रिक्स ही होगी, हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, हम इसका क्या लेते हैं? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के रूल के मुताबिक ये देखिएगा, आपको पता है मैंने आपको बताया भी था कि अगर दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो जब हम बी ट्रांसपोज बी जी, तो इसके इस रूल के मुताबिक बी का भी ट्रांसपोज आ जाएगा, और बी ट्रांसपोज का जो है इसका भी क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज आ जाएगा। अब आपने ये भी आपको फर्स्ट थ्योरम कर किया हुआ हमने कि ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज लें तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है, यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वापस क्या आ जाती है? वही मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बी ट्रांसपोज तो एज इट ही लेगा, लेकिन ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब लेंगे तो वापस क्या आ जाएगी? बी ही आ जाएगी। तो ये देखिए हमने ये मैट्रिक्स लिया, इसका जब ट्रांसपोज लिया तो वापस यही मैट्रिक्स बन गई है। इसका मतलब है ये क्या होगी? सिमेट्रिक होगी। समझ आ गई बात की कि नहीं? यस सर। देखे ना, कोई मैट्रिक्स उस वक्त सिमेट्रिक होती है जब उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए। तो हमने बी ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज लिया तो वापस बी ट्रांसपोज बी ही आ गई। तो इसका मतलब है ये मैट्रिक्स क्या होगी? सिमेट्रिक होगी। और हमने ये दो प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज की जो है वो ये यूज की है। क्लियर हो गया? आगे बी मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज को साबित कर लोगे कि नहीं? दूसरे पार्ट को, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है।
और तीसरा पार्ट कर दूं कि वो भी कर लोगे? कर लेंगे सर। तीसरा पार्ट ये देखो, आपको यहाँ पे कर देता हूँ। तीसरे पार्ट में आपने ये साबित करना है बी ट्रांसपोज ए और बी, ये सारी ये तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और ये तीनों का जो आंसर आएगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो हम तीनों का ट्रांसपोज लेके देख, आपको पहला भी बताया है कि ये रिवर्स में आ जाता है ट्रांसपोज, यानी बी का भी ट्रांसपोज आ जाएगा, ए का भी ट्रांसपोज आ जाएगा और बी ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो बी ट्रांसपोज का तो हमें नहीं पता क्या ट्रांसपोज होगा, वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ए ट्रांसपोज का हमें पता है। ऊपर ये देखें क्वेश्चन में गिवन है, ये जिसको मैंने अनसर्कल किया है कि ये ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, इसका मतलब है ये तो ए के इक्वल आ जाएगा। इसके अलावा ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस लें तो वापस वही मैट्रिक्स बन जाती है। तो अगर आप देखें तो हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और वापस यही मैट्रिक्स बन गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। समझ आ गई बात की? यस सर, आगे बताएं जी। सर 31 भी हो जाएगा ये पावर वाला और 32 भी। 31 में आपने क्या करना है, दोनों तरफ की 1/5 पावर लेनी है, तो इधर ए आ जाएगा और उधर जो डायगोनल एंट्रीज है उनमें हर एक की पावर क्या आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी। इसी तरीके खत्म करने के लिए। हाँ जी, हो जाएगा ना, ये आसान है, ये तो फर्स्ट पार्ट वाला क्या था, कर लेंगे 35 तक जो। जी भाई हो जाएंगे ना 35 तक? सर हो जाएंगे 34, ये है 35। यस सर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा, आगे आगे हमने ये चैप्टर यहीं तक करना है, इतना ही हमारे सिलेबस में शामिल है। आगे उसके बाद चैप्टर डिटर्मिनेंट। सर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करवा लें सेकंड चैप्टर। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी है, वो आपको ज्यादातर पहले ही चीजें पता होगी बेटा, थोड़ा सा ही आपको बताना है इसका, ज्यादातर चीजें वो आपको पहले से ही पता होंगी, ठीक है ना? ओके सर। अच्छा, जो होती है ना मैट्रिक्स, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और जो डिटर्मिनेंट होता है वो एक जो मैट्रिक्स होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो डिटर्मिनेंट होता है स्केलर क्वांटिटी होती है। याद रखना, डिटर्मिनेंट किसी एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, मैट्रिक्स हमेशा एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना? तो मैट्रिक्स जो होती है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, और मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट लिया जाता है तो वो हमेशा क्या आती है, हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है। इसके अलावा एक और चीज सुन ले, जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है? डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, ठीक है? और जो डिटर्मिनेंट है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और मैट्रिक्स जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है? ओके सर, चले जी जी आगे जा रहा है, ये आपके सामने है, ये देखिएगा, डिटर्मिनेंट पे जा रहे हैं। ये देखिएगा, ये चैप्टर नंबर 2 है, इसके डिटर्मिनेंट्स है। डिटर्मिनेंट जो है ये देखिए, इसको एक्सपेंड कैसे किया जाता है। ये हमेशा, ये हमारे पास पहले 2x2 की एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट है। तो ये देखिए, आपको पता ही है, हम डायगोनल एंट्रीज को यानी प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करके एंट्रीज को माइनस पुट करके जो दूसरा डायगोनल होता है उन एंट्रीज को हम आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी AD माइनस BC आ जाएगा। इस चीज का तो आपको पता ही होगा। और डिटर्मिनेंट को चाहे हम इस तरह से लिख सकते हैं, मॉड डाल के मैट्रिक्स एंट्रीज के इर्द गिर्द, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, DETA, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है? उसमें देखिएगा कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स B है, नीचे ऊपर वाली मैट्रिक्स जो थी वो 2x2 की थी, आगे 3x3 की है,
तो कोई भी 4x4 की हो, 5x5 की हो, तो हम डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, ये याद रखना है। डिटर्मिनेंट को हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया हुआ, ये आपको पहले से ही आता है, मैट्रिक में भी आपने किया है, एफएससी में भी किया है। फर्स्ट रो में आपको पता है पहली एंटिटी जो है वो प्लस आती है, दूसरी माइनस आती है, तीसरी फिर क्या आती है, प्लस आती है, पता है ना इस चीज का। तो ये देखिए पहले A11, अब फिर इससे एलिमेंट रो और कॉलम को हम लोग काट देते हैं और बाकी का क्या ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट। वो आपको पता है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अब दरमियान में फिर माइनस और सेकंड एंटिटी क्या है, A12, तो अब इससे एलिमेंट रो और कॉलम को छोड़ देंगे और बाकी का क्या होगा, डिटर्मिनेंट। तो बाकी का हमने डिटर्मिनेंट लिया, ये पता होगा आपको, पता चल गया ना कैसे लिया ये। यस सर। तो इसके अलावा भी ये तो मैंने इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया। यू कैन एक्सपेंड इट बाय एनी रो और बाय एनी कॉलम, यानी किसी भी कॉलम से या किसी भी रो से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए आ जाता है माइनर क्या होता है और कोफैक्टर्स क्या होते हैं। माइनर और कोफैक्टर का आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि माइनर क्या होता है। ये देखें, ये ऊपर 3x3 की मैट्रिक्स ली गई है। हर एलिमेंट का जिस तरह कोफैक्टर हमने निकाला था, हमने इनवर्स कोफैक्टर वाले मेथड से निकाला था ना, इसी तरीके से माइनर जो होता है वो हर एलिमेंट का होता है। यानी पहला ये देखें A11, ये वाला एलिमेंट है ना इस मैट्रिक्स का, तो इसका माइनर क्या होगा, M11। ये क्या होगा, इससे रेलिवेंट रो और कॉलम छोड़ देने हैं, बाकी का आपने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। ये देखें इस तरीके से। आगे A12 अगला एलिमेंट जो है, जैसे ये वाला एलिमेंट है A12, इसका आपने माइनर लेना है, तो इससे रेलिवेंट रो और कॉलम छोड़ देने हैं, बाकी जो 4 एंट्रीज हैं उनका क्या ले लेना है, डिटर्मिनेंट, और वो ये आ जाएगा। इसी तरह A13, ये A13 है, आपने इसका माइनर लेना है, तो M13 उसको बोलेंगे। अब A13 से रेलिवेंट रो और कॉलम आपने छोड़ देने हैं, ठीक है, और बाकी जो बचेगा उसका क्या ले लेना है, डिटर्मिनेंट, और वो ये आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह से A21, ये वाला एलिमेंट है, हर एलिमेंट का आप माइनर ले सकते हैं। तो जिस एलिमेंट का भी आप माइनर ले रहे होंगे उससे रेलिवेंट रो और कॉलम छोड़ देना है, बाकी का आपने क्या ले लेना है, डिटर्मिनेंट। जी समझ आइए कैसे लिया भाई। जी भाई। यस सर, आ गई है समझ। आगे देखिए कोफैक्टर, कोफैक्टर कैसे निकालना है आपने। माइनर और कोफैक्टर सेम है, सिर्फ लिटिल बिट डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जब भी आपने किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर लेना है, ये हमने उस वक्त निकाले भी थे, तो आपने -1 की पावर उसके जो सबस्क्रिप्ट है उनको ऐड करके लिख देना। ये भी मेरा ख्याल आपको पता चल गया है कि ये क्या है। ये हमने वो कोफैक्टर लेके हमने इनवर्स भी निकाला हुआ है। हर एलिमेंट का जिस तरह से आप माइनर ले सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर, इसी तरह हर एलिमेंट का आप कोफैक्टर भी ले सकते हैं। जी भाई। यस सर। अच्छा, ये एक्सरसाइज 2.1 है, तो उसका वैसे तो बच्चे कहते थे सर हम ये कर लेंगे। आपने 1 से लेकर 36 तक क्वेश्चन करने हैं, तो इनमें सारे में डिटर्मिनेंट को ही एक्सपेंड करना है। ये इस डिटर्मिनेंट को मैंने, ये देखें ये सामने डिटर्मिनेंट है, तो इसको मैंने पहली रो से पहले एक्सपेंड किया है, फिर उसके बाद पहले कॉलम से एक्सपेंड किया। दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। या आप दूसरी रो या दूसरे कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। तीसरी रो तीसरे कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये देखिए इसको एक्सपेंड करने का तरीका ये है कि जब आप एंट्रीज लेते हैं, तो इस तरह होती है, पहले हमेशा प्लस लेते हैं, उसके बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इसी तरह जिस तरह से आती जाती है। सेकंड रो जब आप स्टार्ट करते हैं तो पहली माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरीके से आप इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। पहले मैंने पहली रो से एक्सपेंड किया, फिर दूसरे पहले कॉलम से एक्सपेंड किया, उसके बाद आप आगे इसको ट्राई कीजिएगा। इस क्वेश्चन में यह है कि हर रो और हर कॉलम से इसको आपने एक्सपेंड करना है। तो आप जिस भी रो या जिस भी कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, आप देखिएगा आंसर इसका -4 ही आएगा, ठीक है। तो ये था, यहाँ तक आप एक्सरसाइज 2.1 के 1 से लेकर 36 तक क्वेश्चन करने हैं। आप उम्मीद है आप में से काफी बच्चे लीव कर चुके हैं, 16 सिर्फ स्टूडेंट्स रह गए हुए हैं। तो एनी हो, आप लोगों की मर्जी है, बाद में आपको पेपर में प्रॉब्लम होगी, आप जितना कम पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको देखिएगा, 1 से लेकर 36 तक क्वेश्चन, जो भी ना आए फिर आप वेडनेसडे मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला आपको उसका लिंक भेज दूंगा, उसका गूगल मीट का, ठीक है। तो आपने फिर अपने आईडी से उस पे